हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 10, दैट इज इकोलॉजी। और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 11 है और आज हम करने वाले हैं इसका एक टॉपिक जो कि है लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन। तो चलते हैं लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन की तरफ। इसमें हम बात करेंगे डार्विनियन फिटनेस के बारे में। राइट बेटा, चलिए तो उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। राइट बेटा, चलिए तो जैसे कि मैंने आपको कहा था डार्विनियन फिटनेस, तो क्या होता है डार्विनियन फिटनेस? तो बेटा हमने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था डार्विन के बारे में। डार्विन जी ने बोला था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कि बेटा नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा जो कि अडप्टेशन शो करेगा, जो कि रिप्रोडक्टिवली फिट होगा। तो वही बात यहाँ पर कंटिन्यू की गई है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट है वही क्या है बताइए, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। राइट, चलिए तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है, डार्विनियन फिटनेस रिफर्स टू द पॉपुलेशंस where they evolve to maximize their reproductive fitness। तो भाई डार्विनियन फिटनेस का मतलब ये है कि वो पॉपुलेशन जिसने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, कैसे इवॉल्व कर लिया, नेचर के हिसाब से इवॉल्व कर लिया और उसने अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज कर लिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर करते जाएगा। इसका मतलब ये डोमिनेंट हो गया, मतलब ये नेचर ने इसको सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये फिट है। राइट, इसी को हमने बोला डार्विनियन फिटनेस। राइट, तो यहां पर मैक्सिमाइज देयर फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात हो रही है। तो यहां पर डार्विन के हिसाब से जो आर वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होना चाहिए। राइट, आर वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। आर वैल्यू का मतलब क्या है? आर वैल्यू का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्या है? आर वैल्यू का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस अंडर सिलेक्शन। भाई अब यहां पर जो पॉपुलेशन है या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज कर ले, कब? नेचर के हिसाब से। नेचर में वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, तो वो हेल्दी है, वो फिट है, वो आगे वाली जनरेशन में जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर कैसी कंडीशन में अपने आप को फिट करे? अंडर सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। कैसा ही यहां पर नेचर हो। राइट, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा और आपको रिप्रोडक्टिवली फिट होना पड़ेगा। अगर आप नेचर के हिसाब से चेंज नहीं हुए और आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। राइट, नेचर बोलता है जो अपने अंदर चेंज लाएगा, जो अपने आप को ढाल पाएगा, वही आगे कंटिन्यू कर पाएगा। राइट, और कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिप्रोडक्शन आप कब कर सकते हैं? जब आप क्या हो, जल्दी बताइए, जब आपने अडेप्टेशन शो कर लिया हो। राइट बेटा, इतना समझ में आया नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? जल्दी बताइए। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ ब्रीडिंग
यहाँ पर रेट ऑफ ब्रीडिंग जो है वेरी करती है, स्पीसीज टू स्पीसीज जो है रेट ऑफ ब्रीडिंग वेरी करती है, राइट, एज सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड वंस इन देयर लाइफ, राइट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं पैसिफिक सैल्मन की, पैसिफिक सैल्मन फिश की बात करूं, या बैम्बू ट्री की बात करूं, तो आपको मैंने पढ़ाया है, राइट, या मैंने कई बार बोला है, पहले पढ़ाते थे, जो पहला चैप्टर था 12th का, राइट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे पढ़ाते थे कि बैम्बू जो है अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही फ्लावरिंग शो करता है, मतलब एक बार ही रिप्रोड्यूस करता है, राइट बेटा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्पीसीज है जो कि क्या करते हैं, लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करती है, और जो ब्रीडिंग है वो वेरी करती है, ब्रीडिंग का जो रेट है वो वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। कुछ क्या है भाई, आपके जीवन काल में सिर्फ एक बार क्या करता है, ब्रीड करता है, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू, वाइल अदर्स ब्रीड मैनी टाइम्स, राइट। कुछ ऐसे स्पीसीज है, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो अपने लाइफ टाइम में बहुत बार ब्रीड करते हैं, राइट, बहुत बार ब्रीड करते हैं। जैसे कि हम बात करें मोस्ट ऑफ बर्ड्स, ओके, और मैमल्स की बात करें तो वो अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार ब्रीड करते हैं ना, है ना, सिंपल सी बात है। जो डॉग है, जो कैट है, जो बर्ड्स है, वो काफी अपनी लाइफ टाइम में काफी बार ब्रीड करते हैं, है ना। ह्यूमंस की भी बात करें, अगर हम स्टेरिलाइजेशन नहीं कराते हैं तो हमारा भी एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है जिसमें हम ब्रीड कर सकते हैं जब तक फीमेल का मेनोपॉज नहीं आ जाता। तो यहाँ पर क्या है बेटा, जल्दी बताइए। ये जो ब्रीडिंग है, रेट ऑफ ब्रीडिंग है, ये वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, जल्दी बताइए कि यहाँ पर सम ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीडिंग है वो लाइफ टाइम में एक बार होती है, वंस इन देयर लाइफ, राइट। इसका एग्जाम्पल है पैसिफिक सैल्मन फिश और दूसरा है बैम्बू ट्री। वहीं पर हम बात करें जो अपने लाइफ टाइम में बहुत बार ब्रीड करते हैं, उसका एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है, जल्दी बताइए। तो बेटा यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट बोल रही हूं और मैं वही लेकर आई हूं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि कहीं आपका क्वेश्चन छूट जाए, ये बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सम ऑर्गेनिजम्स। सम बेटा, सम, मोस्ट, फ्यू वर्ड्स को हमेशा आपको हाईलाइट करना होता है। सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं साइज की बात करूं तो एक एनिमल है जिसका साइज बड़ा है तो वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, या जिसका साइज छोटा है वो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है। जिसका साइज छोटा है, राइट, जिसका स्मॉल साइज है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करेगा। वहीं पर जिसका साइज बड़ा है, जिस एनिमल का साइज बड़ा है, वो स्मॉल ऑफस्प्रिंग को, मतलब स्मॉल नंबर की बात कर रही हूं मैं, संख्या की बात कर रही हूं, तो स्मॉल नंबर में वो ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करेगा। तो संख्या और साइज दो अलग अलग चीज है, इनवर्स है। यहाँ पर संख्या ज्यादा जिसका साइज छोटा होगा, संख्या कम जिसका साइज ज्यादा होगा। तो जो बड़ा एनिमल है वो कम ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, मतलब नंबर कम होगा ऑफस्प्रिंग का। वहीं पर जिस एनिमल का साइज छोटा होगा वो लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? चलिए तो यहां पर क्या बोल रहे हैं ये, सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर, याद रखना लार्ज नंबर मतलब बहुत सारी संख्या में, ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग। ये जो लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग होंगे इनका साइज कैसा होगा, छोटा होगा, राइट। जैसे कि हम बात करें ऑयस्टर्स की, राइट, पेलाजिक फिश की, वहीं पर वाइल अदर्स प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर दूसरे एनिमल्स जो हैं वो क्या करेंगे, कम संख्या में प्रोड्यूस करेंगे, किसको, लार्ज साइज एनिमल को। जैसे कि मैं बर्ड्स की बात करूं और मैमल्स की बात करूं, किसकी बात करूं, बर्ड्स की बात करूं और मैमल्स की। तो आपको क्या याद रखना है, लार्ज नंबर, स्मॉल साइज, राइट। एग्जाम्पल है
ऑयस्टर्स, पेलाजिक फिशेस। वहीं पर अदर प्रोड्यूसेस स्मॉल नंबर लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग्स। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड मैमल्स। राइट बेटा, तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई क्या? चलिए, तो यहां तक तो अभी आपको कोई परेशानी नहीं है। अब हम आगे देखते हैं क्या बात बोल रहे हैं बेटा। ये देखिए, इकोलॉजिस्ट सजेस्ट that life history traits of organism have evolved in relation to constraints imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they लिव। तो इनका कहना क्या है, इकोलॉजिस्ट क्या बताते हैं लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स के बारे में, कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को इवॉल्व करता है। ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को इवॉल्व करता है किसके बेसिस पर? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बेसिस पर अपने आप को वो क्या करता है? इवॉल्व करता है। राइट बेटा, क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाए। चलिए, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? डार्विनियन फिटनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। डार्विनियन फिटनेस को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लो आर वैल्यू से, हाई आर वैल्यू से, हाई के वैल्यू से, या लो के वैल्यू से? आपके 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप। टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा? तो हमने पहली ही लाइन पढ़ी थी, हाई आर वैल्यू। क्या पढ़ी थी? हाई आर वैल्यू। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कितने बच्चों का ये सही हुआ है क्वेश्चन? जल्दी बताइए। ओके भाई, उन सभी के लिए क्लैपिंग जिन बच्चों का ये आंसर सही हुआ है, क्योंकि मैं आखिरी में क्वेश्चन इसीलिए लेकर आती हूँ कि मैं जान पाऊँ मेरे बच्चे जो है वो कितने अच्छे से टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कितना उसको आप रिटेन कर पा रहे हैं और उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। राइट बेटा, क्योंकि सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं होता, आपको उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, कई बच्चों का हमेशा ये रहता है, बहुत रोते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, बट हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। जब तक आप उसको ना कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको हमें कैसे अप्लाई करना है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिस करना भी नेसेसरी होता है। राइट, सिंपल सी बात है। मैं आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैं बात करूं हमारे मैथमेटिक्स की बात करें, तो अगर मैं बोलूं कि बेटा फिजिक्स में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो पढ़ना है, तो आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, पूरे फॉर्मूलेज पढ़ लिए, बट आपने उन फॉर्मूलेज को अप्लाई ही नहीं किया, तो क्या आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया? अब जा रहे हैं आप नीट का एग्जाम देने, आपको फॉर्मूले याद हैं, राइट, बट आपने कभी अप्लाई नहीं किया, आपको चेंज करना नहीं आ रहा, यूनिट चेंज करना नहीं आ रहा, कब किस हाल में कैसे पुट करते हैं, क्या करेंगे, कुछ दिमाग में नहीं, बट फॉर्मूला याद है। अब आपको यही नहीं समझ में आ रहा किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? तो बात वही होती है कि आपको थ्योरी तो याद है, आपको सारे फॉर्मूले याद है, बट आपको ये नहीं पता कि किस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। कई बार आपको बहुत दिक्कत होती होगी फिजिक्स में, समझ में ही नहीं आता कि मैम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या अप्लाई होगा। आप इलेक्ट्रोस्टैट में ये प्रॉब्लम को फेस करे होंगे, राइट, इलेक्ट्रोस्टैट में समझ में नहीं आया होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको ये चीज समझ में नहीं आया होगा कि इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। राइट, तो ये दिक्कत क्यों हो रही? क्योंकि यहाँ पर लैक है किसमें? प्रैक्टिस में। आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी, और जो बच्चा प्रैक्टिस करता है डेली बेसिस पर, उसका वो क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठेगा, वो सही फॉर्मूला लगाएगा और आंसर भी लेकर आएगा। अगर वो गलत भी होगा ऑप्शन, तो वो ये भी बता देगा कि ऑप्शन गलत है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस से ये चीज लेकर आया, उसने इनहेरिट करी है उस चीज को। राइट बेटा, इसीलिए मैं बोलती हूँ बच्चों के अंदर बहुत गलत मिथ बैठा हुआ है कि बायोलॉजी एक
सब्जेक्टिव वाला सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ पढ़ना पढ़ना, थ्योरी 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 है और इसमें कुछ नहीं है। बेटा बायोलॉजी ना सारे सब्जेक्ट को लेकर चलता है, चाहे वो फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो। सिंपल सी बात है। हम बात बताइए, जब एक लिविंग चीज ही नहीं होगी तो आप सब चीज को कैसे पढ़ पाओगे? ठीक है, जब इंसान ही नहीं होगा तो आप सब चीजों को कैसे पढ़ोगे? मतलब बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको लेकर चलता है ना, सबको लेकर चलता है। तो आपको बायोलॉजी को रिस्पेक्ट देनी है जो वो डिजर्व करती है, राइट? बायोलॉजी जो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, जब तक आप उसे वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, बायोलॉजी आपको अपनाएगी नहीं। तो सबसे अच्छा है बायोलॉजी को आप अपनाओ, आपको बायोलॉजी अपनाएगी, है ना? तो आपको सोचकर चलना है कि बायोलॉजी को हमें जीना है, क्योंकि वो जीने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप सिर्फ ऐसे ऐसे कुछ भी कर लोगे कि भाई थ्योरी है, हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री नहीं है कि हो गया, पढ़ लिया, खत्म हुआ। इससे आपकी जिंदगी चल रही है। यहाँ पर आपकी इर्द गिर्द तो सब कुछ घूम रहा है, वो बायोलॉजी में समाया हुआ है। मैंने आपको कितनी चीजें पढ़ाई, हर जगह पढ़ाया मैंने, कहीं ना कहीं मैंने किसी ना किसी चीज से कनेक्ट किया, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे फिर पॉलिटिक्स हो। कनेक्ट किया कि नहीं किया? मैं क्यों कनेक्ट कर पा रही हूँ? क्योंकि मैं बायोलॉजी को जीती हूँ। आप जिस दिन जियोगे उस दिन बायोलॉजी आपके लिए सबसे फेवरेट हो जाएगी। ठीक है, आज भी मुझे लगता है कि मैं, मतलब मेरे अंदर आपको लगता होगा ना कभी कभी कि यार मैम कितना फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि वो अंदर मेरे समाई है। क्योंकि मैंने कभी भी किसी सब्जेक्ट को ऊपर या नीचे नहीं रखा, मैंने सबको बराबर रखा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है, बायोलॉजी इजी है। तीनों इक्वल है। जब आप ये सोच के चलोगे कि सारे सब्जेक्ट इक्वल है तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की कि वो फिजिक्स को टफ सोच कर चलते हैं, केमिस्ट्री में वो कौन से फिजिकल पार्ट को टफ सोच कर चलते हैं, तो वो उनके लिए टफ बन जाता है। मैं इकलौती अपने क्लासरूम में एक ऐसी बच्ची थी जिसका कई बार ऐसा होता था दूसरे बच्चों से हमेशा अलग आंसर आता था, क्योंकि मैं अपना दिमाग चलाती थी उस टाइम पे। मैं सोचती नहीं, ऐसा नहीं। और होता ना कि आप भीड़ के साथ चलने लगते हो, बट मैं थी नहीं यार, मुझे नहीं चलना, मैं गलत ही होंगी ना, बट मेरे अंदर जो चीजें आ रही है वो आ रही है, मैं उसको क्यों निग्लेक्ट करूं, मैं क्यों किसी की बात मानूं। तो होता था कि जैसे टीचर पूछते थे, ठीक है, कि कौन क्या सोच रहा है, तो किसका ए आंसर किसका बी आंसर, मैं बोलूंगी सर मैं इस पे जा रही हूँ। तो सर बोलते क्यों? ज्यादातर बच्चों मैं अकेली हाथ खड़ा कर रही हूँ। तो फिर सर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते थे कि भाई ये क्या है। और फिर मुझे भी लगता था, सब मुझे देखते थे, हंसते थे। होता है, क्लास में होता है ये चीजें, ठीक है, ये नेचुरल है, क्लास में होता है। अगर आप अगेंस्ट जाओगे तो लोग आपको देखेंगे, आप पर हंसेंगे, बट मैं अपनी चीज पे अड़ी रहती थी, मेरा यही आंसर है। फिर सर पूछते थे क्यों, मैं अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो बताती थी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों मैंने ये आंसर सोचा, मैं चलाती थी और पूरा कॉन्सेप्ट बिठा लेती थी, क्योंकि मैं फिजिक्स को जीने लगती थी उस टाइम में। फिजिक्स के सब्जेक्ट, फिजिक्स के पीरियड के टाइम में फिजिक्स को जीती थी। तो मुझे लगता था यार ऐसा ही होना चाहिए। सर बोलते थे बेटा बिल्कुल सही सोचा। तो जब वो अपने आप पे प्राउड फील होता है कि नहीं, आज मैंने जो किया है वो सबसे अलग किया है। और मैं हमेशा ऐसा करती थी, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा होता था। फिर मैंने अपने आप पे विश्वास करना चालू किया कि भाई दूसरों की बात में नहीं आना। हो सकते हैं दूसरों का दिमाग अलग काम कर रहा है, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। आपको बिल्ड करना है, वो आपको कंसेप्ट को फीड कराना है अपने ब्रेन को। और जब ब्रेन को आप फीड कराओगे ना, तो ब्रेन उसको फिर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उस तरीके से सोचने पे मजबूर कर देगा। और जब आप उस तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाओगे ना, तो आप गलत नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, आपको करना यही है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। मैंने बोला कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार ब्रीड करते हैं, राइट? तो यहाँ पर पूछे ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपनी, मतलब ऑर्गेनिज्म है जो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही ब्रीड नहीं करता, नॉट ब्रीड ओनली वंस। समझ में आ रहा है?
इंग्लिश है। नॉट ब्रीड ओनली वंस का मतलब क्या है कि सिर्फ एक बार ब्रीड नहीं कर रहा अपने जीवन काल में, एक से ज्यादा बार वो ब्रीड करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताइए? पैसिफिक सैल्मन फिश, या मार्सुपियल माइस, या बर्ड्स, या बैम्बू। इसका आंसर कुछ एक ही हो सकता है, राइट? तो जल्दी से बताइए, आपके 5 सेकेंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए बच्चे, क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर जाएगा मैम बर्ड्स, क्योंकि आपने बर्ड्स को लिखवाया था, बर्ड्स एंड मैमल्स लिखवाए थे कि ये अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार ब्रीड करते हैं, इसलिए आंसर क्या जाएगा? बर्ड्स, क्योंकि हमने लिखवाया था मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स जो है अपनी लाइफ टाइम में कई बार ब्रीड करते हैं, राइट बेटा? तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चों को मार्सुपियल माइस नहीं पता था, बट वो सी ऑप्शन सोचकर तो कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? क्योंकि पैसिफिक सैल्मन फिश मैंने आपको पढ़ाया था कि वंस इन देयर लाइफ, राइट? और बैम्बू भी पढ़ाया था कि बैम्बू ट्री जो है अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार क्या करता है? ब्रीड करता है। तो ये दोनों एक बार करेंगे। फिर मैंने पढ़ाया था कि एक से ज्यादा बार, बहुत बार अपनी लाइफ टाइम में कौन ब्रीड करता है? मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये तो ज्यादा बार करता है, तो ये नहीं भी पता था तो भी आपका आ गया। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, राइट बेटा? अगर आपको एक पॉइंट नहीं भी पता है, एक यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं भी पता है, तो बाकी ऑप्शन से आप पता कर सकते हैं कि सही है या गलत है। इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ट्रिक, कि कैसे आप एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं, राइट बेटा? चलिए, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है एज अ पार्ट ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी पेलाजिक फिशेस, राइट? तो पेलाजिक फिशेस जो होती है ये कैसे प्रोड्यूस करती है? इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, produce small number of small size offspring, produce large number of large size offspring, या ऑप्शन डी produce small number of large size offspring। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग। क्या होगा? प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग। क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए आगे बढ़े बेटा। तो यहीं पर हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप सभी बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में हम आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं इस प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाएं, आप डेली रिवीजन कर पाएं, इस बात को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है। इससे आपका हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक, हर एक क्लास का कोई भी सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट होगी।
इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। इन दोनों चैनल पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।